हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था चौहान वंश। चौहान वंश के अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा था? अजमेर के चौहान, जिसके अंदर हमने अजयराज, अर्णोराज, वत्सराज और विग्रहराज चतुर्थ इनके बारे में पढ़ लिया था। अब हमारे हैं अजमेर के चौहान वंश के अंतिम शासक, क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान। इनके बारे में पढ़ेंगे आज। तो इनके बारे में पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म 1166 ईस्वी में कहाँ हुआ? अनिल पाटन, गुजरात में। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। ठीक है। और इनके सेनापति का नाम क्या था? इनके सेनापति का नाम था भुवन मन। इनके जो प्रधानमंत्री थे, जो कार्यभार संभाल रखा था जिन्होंने, उनका नाम था कैमास या फिर कदमवास। ठीक है, या फिर कदमवास। तो ये देख लेते हैं एक बार। इनका जन्म 1166 ईस्वी 1166 ईस्वी में कहां पर हुआ? अनिल पाटन, गुजरात। अनिल पाटन, गुजरात में। ठीक है। पिता का नाम इनके पिता थे सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। इनकी माता थी कर्पूरी देवी। ये इनकी संरक्षिका भी थी। अब संरक्षिका का मतलब क्या होता है? यह सिर्फ मात्र 11 साल की उम्र है, यानी कि 1177 में ये शासक बन गए थे। कब तक? 1192 ईस्वी तक। तो मात्र 11 साल की उम्र में ये शासक बन गए थे अजमेर के। तो ये बच्चे थे, इस कारण इनकी माँ ने क्या किया कि जो भी कार्यभार था राज्य का, वो अपने हाथों में ले लिया। जैसे आप सबने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो माता शिवगामी देवी होती है, जब बाहुबली और बल्लाल देव बच्चे होते हैं तो वो संरक्षिका की तरह कार्य करती है। तो ये भी क्या थी? इनकी संरक्षिका। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनके प्रधानमंत्री की। इनके प्रधानमंत्री का नाम था कैमास, या इनका नाम कहाँ लिखा हुआ मिलता है? और कदमवास में, या फिर कदमवास से निर्देशित करते हैं इनके नाम को, या फिर कैमास से। इनके सेनापति का नाम भुवन मल। ठीक है, क्या नाम है? भुवन मल। अब इनके जो उपाधियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो उपाधियों की बात करें तो पहली उपाधि आती है राय पिथौरा। राय पिथौरा। दूसरी उपाधि की बात करें तो दल पोंगल। जो दल पोंगल होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 1166 ईस्वी में। कहां पर? अनिल पाटन, गुजरात में। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी, जो इसकी क्या थी? संरक्षिका, जो उस टाइम पे राजकाज संभाल रही थी। इसके बाद में बात करें तो इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या था? कैमास या कदमवास। इनके सेनापति का नाम भुवन मल। इसके बाद में इनकी उपाधियों की बात करते हैं तो इनकी दो उपाधियां थी, एक तो राय पिथौरा, एक थी दल पोंगल। दल पोंगल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विश्व विजेता। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं अपन इससे। आगे बात करें तो इनके विद्वान, जो दरबारी विद्वान थे, वो कौन कौन से थे? इनके दरबारी विद्वानों में सबसे पहले नाम आता है चंद्रवरदाई का। किसका नाम? चंद्रवरदाई का नाम। जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रवरदाई। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा?
पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। इनके एक पुत्र थे चंद्रवरदाई के। उन पुत्र का नाम क्या था? जलहन, या कई जगह पे क्या नाम मिलता है? जलहरण। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो ये ग्रंथ था ना पृथ्वीराज रासो, इसको पूर्ण करने का कार्य किया। ठीक है। पूर्ण करने का कार्य किसने किया? चंद्रवरदाई के पुत्र जलहरण का। ठीक है, एक मिनट रुकना। तो इनके दरबारी विद्वान में पहला नाम किसका आता है? चंद्रवरदाई का, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज रासो। इनके पुत्र का नाम था जलहन या जलहरण, जिन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया। इसके बाद में चंद्रवरदाई के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इनका जन्म 1151 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान में हुआ। ठीक है। जो इनका ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, इसको जो लोकप्रिय बनाने का कार्य वो किया था, इनको जो लोकप्रिय बनाने का कार्य किया था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कौन है? राजस्थान के इतिहास के जनक, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? लिंकटन, इंग्लैंड में। ठीक है। जिन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। तो इन्हें लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। किसको? पृथ्वीराज रासो को। तो जो इसके उद्धारक हैं, उद्धारक के रूप में किसको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसके उद्धारक के रूप में किसको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य किया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चंद्रवरदाई, इनके जो विद्वान थे, दरबारी विद्वान, उनमें सबसे महान थे। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किसने किया? चंद्रवरदाई के पुत्र, क्या नाम था उसका? जलहन या जलहरण। इसके बाद में इनके जन्म की बात करें तो 1151 ईस्वी में, कहां पर? लाहौर पाकिस्तान में। इसके बाद में जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ था, इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। और इसके उद्धारक जो पृथ्वीराज रासो है, इसके उद्धारक के रूप में किसको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। यहां तो हो गया। ठीक है। अब इनके अन्य जो दरबारी विद्वान है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके जो अन्य दरबारी विद्वान है उनमें पहला नाम आता है जयानक का। जयानक ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय लिखा था। ठीक है। इनके बाद में अगले जो विद्वान उनकी बात करें तो उनका क्या नाम है? विद्यापति गौड़। विद्यापति गौड़। अगले की बात करें वागीश्वर। उनसे अगले की बात करें आसादर। और विद्वान की बात करें जनार्दन। इससे अगले की विश्वरूप। ठीक है। इनके दरबारी विद्वान कौन कौन से हो गए? पहले चंद्रवरदाई, उसके बाद जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, आसादर, जनार्दन और विश्वरूप, जिसमें से जयानक ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय। यहां तक हो गया। आगे बात करते हैं इनके बारे में। आगे बात करते हैं जो पृथ्वीराज विजय थे, जो पृथ्वीराज चौहान थे, इन्होंने क्या किया कि अजमेर के अंदर कला व साहित्य विभाग की स्थापना की और उनके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? विश्वरूप को। विश्वरूप कौन थे? इनके दरबारी विद्वान। ठीक है। तो इनको लिखते हैं
पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में कला व साहित्य विभाग की स्थापना की तथा इसका अध्यक्ष किसे बनाया? विश्वरूप को बनाया। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि इन्होंने अजमेर के अंदर कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की और उसका अध्यक्ष इसको बनाया, विश्वरूप को बनाया। इसके बाद में बात करते हैं जो पृथ्वीराज का चौहान का घोड़ा था उसके नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंभा। ठीक है, घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंभा। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति का मतलब होता है आसपास के क्षेत्रों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना, वो चाहे युद्ध के बल पे हो या फिर संधि के बल पे। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? दिग्विजय की नीति अपनाई। पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? दिग्विजय की नीति अपनाई। इसके बाद में बात करते हैं इनके युद्ध अभियान की। इनने कौन कौन से युद्ध लड़े, यहां तक हो गया। आगे बात करते हैं इनके युद्धों की, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इनके युद्धों में से ही बनते हैं। इनके पहले युद्ध की बात करें तो ये क्या है? अजमेर में कौन है? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये है गुड़गांव का क्षेत्र, जिसको वर्तमान में गुरुग्राम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इनके चचेरे भाई थे। ठीक है, जिनका नाम क्या था? नागार्जुन। ये क्या थे? 11 साल की उम्र में जो अजमेर था इसके शासक बन गए, इसके राजा बन गए। तो इसने क्या किया? ये बड़ा था, इसने सोचा कि इसको हरा देते हैं और ये राज्य पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो इसने क्या किया कि इसने विद्रोह कर लिया। विद्रोह करके इसने क्या किया? गुड़गांव को जीत लिया। जीतने के बाद जैसे ही अजमेर के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, इनको पता चला तो इन्होंने अपना जो प्रधानमंत्री था कैमास, उसको भेजा। किस लिए? जो ये इन्होंने विद्रोह किया था, विद्रोह को शांत करने के लिए। किसके लिए? विद्रोह को दबाने के लिए या शांत करने के लिए। ये कब हुआ था? 1178 ईस्वी में। तो इसको कैसे लिखे अपन? 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई, पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई, क्या नाम है उनका? नागार्जुन। नागार्जुन के विद्रोह, नागार्जुन के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? केमास को भेजा।
या कदमवास को भेजा, यमास को भेजा। ठीक है, समझ में आया? इनके जो चचेरे भाई थे नागार्जुन, वो एज में ज्यादा थे, ये थे मात्र 11 साल के। ठीक है, जब शासक बने थे 1177 में, यानी कि 1178 में कितने साल के हो गए? 12 साल के हो गए। तो इन्होंने क्या सोचा कि विद्रोह करते हैं और इस पे अजमेर पे अधिकार कर लेते हैं, यहाँ के राजा बन जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर लिया। विद्रोह में क्या किया? गुड़गांव पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को इसका पता चला, तो इन्होंने क्या भेजा? विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? केमास को भेजा, और नागार्जुन की हत्या हो गई वहां पर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। इनका जो सेकंड युद्ध था वो भी एक विद्रोह ही था, इन्होंने विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, ये राजस्थान है, ये अपना अजमेर हो गया। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान हो गए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, इसके बाद में ये सतलज प्रदेश हो गया। सतलज प्रदेश में क्या हुआ? यहाँ पर जो एक जाति थी, क्या नाम था उसका? बंडानक जाति। जाति का नाम क्या था? बंडानक जाति। तो इसने क्या किया? इसने भी विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने पे क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने जाके उसका दमन कर दिया, विद्रोह दमन। और ये कब की घटना है? 1182 ईस्वी की। वही बात है, सतलज प्रदेश में बंडानक जाति थी। उसने सोचा कि भाई अब तो शासक बनाए नया पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो अब क्या करते हैं, अपन स्वतंत्र हो जाते हैं यहाँ से। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। इन्होंने जैसे विद्रोह स्टार्ट किया, अजमेर के चौहान जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको पता चला तो इन्होंने विद्रोह का दमन कर दिया। कब की बात है ये? 1182 की। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने सतलज प्रदेश, कौन सा प्रदेश? सतलज प्रदेश की जाति का नाम बंडानक जाति, बंडानक जाति का के विद्रोह का दमन किया, के विद्रोह का दमन किया। ठीक है, 1182 ईस्वी में क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने सतलज प्रदेश में पहुंची जाती थी बंडानक जाति, उसने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। तो विद्रोह स्टार्ट किया तो पृथ्वीराज चौहान को पता चला, तो इसने क्या किया? इसका दमन कर दिया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जो मेन युद्ध आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना अजमेर। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये हो गया अपना महोबा। महोबा के शासक कौन थे? परमिदेव चौहान, परमिदेव चौहान। ठीक है, ये कौन सा युद्ध है? ये है तुमुल का युद्ध। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तुमुल युद्ध। ये कब हुआ था? 1182 ईस्वी में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की नीति थी दिग्विजय की नीति। तो इन्होंने क्या किया? महोबा पर आक्रमण कर दिया। ये लो जी, आक्रमण हो गया। तो इसके दो सेनापति थे, कौन कौन से? आला और उदल। इनके नाम याद कर लेना, पूछे जा सकते हैं। इनके सेनापति के नाम आला और उदल। तो इन दोनों की क्या हो गई? युद्ध में मृत्यु हो गई जी। ठीक है,
पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, दिग्विजय नीति के तहत महोबा पे आक्रमण कर दिया। तो इसके दो सेनापति थे, कौन थे, आला और उदल। इन दोनों की मृत्यु हो गई। कब की बात है, 1182 के। इस युद्ध को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तुमुल का युद्ध। किस नाम से, तुमुल का युद्ध। ठीक है, तो इसको लिखें। तो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के शासक, महोबा के शासक परमदी देव चंदेल पर आक्रमण कर दिया। पर आक्रमण करके सेनापति आला व उदल की मृत्यु हो गई। आला व उदल की मृत्यु हो गई। चंदेल पर आक्रमण करके सेनापति आला व उदल को मार दिया तथा महोबा पे अधिकार कर लिया। महोबा पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने कब 1182 ईस्वी को किस पे, महोबा पे, जिसका शासक कौन था, परमीदेव चौहान। इसके सेनापति का नाम क्या था, आला उदल। सेनापति का नाम क्या था, आला व उदल। पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों की क्या हो गई, इस युद्ध में मृत्यु हो गई और महोबा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो जो महोबा था इस पे अधिकार कर लिया और महोबा का गवर्नर बना दिया। महोबा का गवर्नर किसे बनाया, पंजुन राय को। किसको, पंजुन राय को गवर्नर बना दिया। गवर्नर का तात्पर्य क्या होता था कि जैसे गवर्नर किसके अंडर में रहता था, जो वहां पर, जिसका वहां पर अधिकार था। अधिकार किसका था, पृथ्वीराज चौहान का। तो यहां पर ये डायरेक्ट पंजुन राय से अधिकार था, पंजुन राय से बातें जो भी इसको लेनी होती थी वो सब इसी से लेता था। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे देखते हैं अगला युद्ध। आगे बात करते हैं कन्नौज का युद्ध। ठीक है, जिसमें कोई युद्ध नहीं हुआ पर कन्नौज का युद्ध कहलाता है। कैसे, मैं बताता हूं। यहां अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, ये कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल। उस समय कन्नौज के शासक का क्या नाम था, जयचंद गढ़वाल। तो इसने क्या किया, जयचंद गढ़वाल ने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिस पर इसने क्या किया कि इसकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम संयोगिता, पुत्री का नाम संयोगिता का क्या किया, स्वयंवर किया। स्वयंवर का तात्पर्य, संयोगिता यानी पुत्री के द्वारा जो व्रत
चूज किया जाता था, जो पसंद किया जाता था उसी से इसकी शादी की जाती थी। ठीक है, तो ये स्वयंवर हो गया। तो इसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया, आमंत्रण नहीं दिया, और इसने क्या किया, द्वारपाल के रूप में, यानी कि जो स्वयंवर हो रहा था जिस कक्ष में या जिस सभा में, उसके बाहर क्या था, द्वार था। द्वार पे क्या किया, द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना दी और उसे लगा दिया। तो द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति, ठीक है, द्वारपाल के रूप में क्या किया, पृथ्वीराज चौहान की क्या लगा दी, मूर्ति। अब जो संयोगिता थी, इसने पृथ्वीराज चौहान के किस्से सुन रखे थे, तो किस्से सुन के इसने क्या किया कि इसको मन ही मन इससे लगाव हो गया, जिसके कारण इसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति थी उस पर वरमाला डाल दी, उसके गले में क्या डाल दी, वरमाला डाल दी। ठीक है, ये जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो इसने क्या किया, कन्नौज गया, सुयोग्यता को उठाया और वापस कहां गया, अजमेर आ गया। ठीक है, क्या किया, कन्नौज गया, सुयोग्यता को उठाया और वापस कहां आ गया, अजमेर आ गया। तो ये था इसका। तो अजमेर का शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान। कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल। इसने क्या किया, राजसूय यज्ञ किया। इसकी एक पुत्री थी सुयोग्यता, जिसका क्या किया, इसने साथ साथ स्वयंवर किया। स्वयंवर किया तो इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण नहीं दिया। तो इसने क्या किया, जयचंद गढ़वाल ने कि जो द्वारपाल था उसके रूप में क्या है, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापित कर दी। तो इस संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान से लगाव था, इस कारण संयोगिता ने क्या किया, जो मूर्ति थी उसके गले में क्या डाल दी, वरमाला डाल दी और इसको अपने पति मानने लग गई। तो ये बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि कन्नौज गया, संयोगिता को उठाया और वापस कहाँ आ गया, अजमेर आ गया। ठीक है, ये समझ में है। एक मिनट, ठीक है, समझ में है। जयचंद गढ़वाल कन्नौज का शासक, इसने किया राजसूय यज्ञ। इसकी पुत्री थी संयोगिता, जिसका इसने क्या किया, स्वयंवर किया। स्वयंवर किया तो पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण नहीं किया। तो इसने जयचंद गढ़वाल ने क्या किया कि द्वारपाल के रूप में किसकी मूर्ति लगा दी, पृथ्वीराज चौहान की। संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान से लगा हुआ था, इसने क्या किया, जो द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति थी उसके गले में क्या डाल दी, वरमाला डाल दी। ये बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो संयोगिता को उठाया और वापस अजमेर ले आया। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं अगले की। यहां तक समझ में आ गया ना। अगले की बात करें तो ये है अपना राजस्थान, ये हो गया अजमेर, ये हो गया पृथ्वीराज चौहान, ये हो गया आबू प्रदेश। आबू प्रदेश की राजकुमारी का नाम इच्छणी, क्या नाम है, इच्छणी। इसको बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, क्या नाम है, इच्छणी। कहाँ की राजकुमारी है, आबू की। गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक, उसका नाम क्या था, भीमदेव। क्या नाम था, भीमदेव। भाई जी भीमदेव गया घूमने आबू, आबू गया, इच्छणी को देखा, इच्छणी आ गई पसंद, ये करना चाहता था इससे शादी। वही बात संयोगिता वाली, इसको कौन पसंद था, पृथ्वीराज चौहान। इसने पृथ्वीराज चौहान के पास मैसेज भेजा कि भाई ये बात है, भीमदेव मेरे से शादी कर रहे और मैं तुमसे करना चाहती हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान क्या किया, आबू गया, इच्छणी को उठाया और वापस कहाँ आ गया, अजमेर आ गया। यहां तक समझ में आ गया। गुजरात का शासक भीमदेव, भीमदेव गया घूमने आबू, आबू गया तो इसको इच्छणी पसंद आ गई, इच्छणी को देखा तो, ठीक है, इच्छणी पसंद आ गई। इच्छणी को कौन पसंद था, पृथ्वीराज चौहान।
तो इसने पृथ्वीराज चौहान के पास क्या भेजा, मैसेज कि भाई मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ और ये बात है भीमदेव मेरे से शादी करना चाहता है। तो इस पे क्या किया पृथ्वीराज चौहान ने, आबू गया, इच्छनी को उठाया और वापस कहाँ आ गया, अजमेर आ गया। इसके लिए इनके बीच में दो युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ 1183 ईस्वी को, ठीक है, जो एंड निर्णायक रहा। एंड निर्णायक मतलब जिसका कोई निर्णय नहीं निकला, कौन जीता कौन हारा। एक युद्ध हुआ 1187 ईस्वी को, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, जीत हुई, और भीमदेव की क्या हुई, हार हुई। यहां तक समझ में आया। गुजरात का शासक भीमदेव घूमने गया आबू घूमने गया, तो इसने इच्छनी को देखा, इच्छनी इसको पसंद आ गई, ये करना चाहता था इसके साथ शादी, पर इच्छनी को कौन पसंद था, पृथ्वीराज चौहान। तो इसने पृथ्वीराज चौहान के पास मैसेज भेजा कि भाई मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ, भीमदेव मेरे से करना चाहता है। वो ट्रायंगल बन गया तीनों का। तो इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने आबू गया, इच्छनी को उठाया, वापस कहा गया, अजमेर। इसके कारण भीमदेव और जो पृथ्वीराज चौहान का, इनके बीच में दो युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ 1183 ईस्वी को, जो क्या रहा, एंड निर्णायक युद्ध रहा। दूसरा युद्ध हुआ 1187 ईस्वी को, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, जीत या विजय, और भीमदेव की क्या हुई, हार हुई। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट युद्ध की। कौन से, तराइन के जो युद्ध है उनकी। यहां तक हो गया। तराइन के दो युद्ध हुए। कई इतिहासकार कहते हैं 17 युद्ध हुए थे, कई इतिहासकार कहते हैं 16 युद्ध हुए थे, पर जो पृथ्वीराज रासो है उसमें क्या है, दो युद्धों का वर्णन है। और पृथ्वीराज विजय जो जयनेक की किताब है उसमें एक भी युद्ध का वर्णन नहीं है। तो दो युद्ध का वर्णन है, तो दोनों युद्ध देखते हैं कौन कौन से हैं। वो किस किस के बीच हुए थे, गजनी के शासक कौन थे, मोहम्मद गोरी, जिसका और नाम क्या है, सिहुबुद्दीन गोरी, ठीक है। और अजमेर के शासक, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहले गजनी के बारे में देख लेते हैं, यानी कि मोहम्मद गोरी के बारे में देख लेते हैं। गजनी कहां पर है, अफगानिस्तान में, यानी मोहम्मद गोरी कहां का शासक है, अफगानिस्तान का। आएगा किस रास्ते से, लाहौर पाकिस्तान के रास्ते से, पंजाब होके। तो इसने सबसे पहले भारत में कौन से जो शासक था उस पर विजय प्राप्त की, तो वो था मुल्तान का शासक क्या नाम था, मुल्तान का शासक करमाथी, शासक का क्या नाम था, मुल्तान के शासक का करमाथी। इस पर क्या की, विजय प्राप्त की। यानी पहली जीत कौन सी थी, जो मोहम्मद गोरी की थी, मुल्तान की जीत। मुल्तान का शासक कौन था, करमाथी। अब बात कर लेते हैं, जीत की कर ली तो हार की कर लेते हैं। यानी पहला युद्ध कौन सा हारा, तो ये हारा था 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय से, जो कहां का शासक था, गुजरात का, ठीक है, जो कहां का शासक था, गुजरात का। यानी कि इसमें पहली हार हुई थी किसकी, पहली हार किसकी, मोहम्मद गोरी की, पहली हार। भारत में कौन से युद्ध में हुई, किसके विरुद्ध हुई, मूलराज द्वितीय के विरुद्ध। कौन सी सन में, 1178 ईस्वी में। ठीक है, यहां तक हो गया। जो मोहम्मद गोरी थी इसके पहली विजय, यानी पहली जीत कौन सी थी, मुल्तान के शासक के, जिसका नाम क्या था, करमाती के विरुद्ध।
और पहली हार की बात करें तो पहली हार किसके विरुद्ध थी? गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय के विरुद्ध 1178 ईस्वी में। इसके बाद करते हैं अपन अपने जो तराइन के युद्ध थे उनकी। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई इस साइड मोहम्मद गोरी गजनी के शासक। इस साइड बात कर लेता है अजमेर की। अजमेर से बात करने से पहले जो मोहम्मद गोरी था उसने तबर हिंद पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब ये तबर हिंद क्या है? ये जो वर्तमान बठिंडा का क्षेत्र है, किसका? बठिंडा, जो कहां पर है? पंजाब के अंदर, वो वाला क्षेत्र है। अब इसने तबर हिंद के ऊपर अधिकार कर लिया। अब इसको चाह बढ़ गई कि और जो राज्य है उसको जीते, तो ये किसकी तरफ बढ़ा? ये बढ़ा दिल्ली की तरफ। किसकी तरफ? दिल्ली की तरफ। ठीक है, दिल्ली का जो गवर्नर था उस टाइम कौन था? गोविंदराज तोमर। ठीक है, दिल्ली का गवर्नर कौन था? जो गोविंदराज तोमर। तो ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, तो बीच में आया तराइन। क्या आया? तराइन। वहां पर क्या हुआ? अपना जो अजमेर का शासक कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तिरतेवी पहुंच गया। पृथ्वीराज चौहान तिरतेवी वहां पहुंच गया। तो ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध, इसकी सन की बात करें तो 1191 ईस्वी में। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन में पहुंच गए। तो तराइन में पहुंचे तो पहले मोहम्मद गोरी ने गोविंदराज तोमर को भाला मारा। तो गोविंदराज तोमर को बताते हैं कि इसके सामने वाले दांत टूट गए, जिसके कारण क्या है, गोविंदराज को गुस्सा आया और इसने इसको भाला मारा। भाला मारा तो ये हो गया गंभीर रूप से घायल। तो ये कहाँ गया मोहम्मद गोरी? पहले गया लाहौर। लाहौर में जाके अपना इलाज करवाया। लाहौर के बाद में कहां चला गया? गजनी चला गया। ठीक है, यानी क्या हुआ? 1191 ईस्वी में जो पृथ्वीराज चौहान था इसकी क्या हुई? जीत, और जो मोहम्मद गोरी थे इसके क्या हुई? हार। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, मोहम्मद गोरी जो गजनी के शासक थे, पहले इन्होंने अधिकार किया तबर हिंद पे, जो क्या वर्तमान में बठिंडा का क्षेत्र है। इसके बाद में ये दिल्ली की तरफ बढ़े। जो दिल्ली के जो गवर्नर थे वो कौन थे? गोविंदराज तोमर। तो बीच में है तराइन का क्षेत्र। तराइन का क्षेत्र आया तो तराइन में और कौन चला गया? अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान। अब इनके बीच में हुआ युद्ध हो रहा था। तो इसने मारा गोविंदराज को भाला। तो गोविंदराज को भाला मारा तो गोविंदराज के सामने वाले दांत टूट गए। तो गोविंदराज को गुस्सा आया, इसने जोर से भाला मारा तो ये क्या हो गया? घायल हो गया, गंभीर रूप से घायल हो गया और युद्ध से भाग खड़ा हुआ। तो ये कहां गया? पहले ये गया लाहौर। लाहौर में क्या किया इसने? इलाज करवाया अपना। इसके बाद में कहां गया? ये गजनी गया। ये कौन सा युद्ध है? तराइन का प्रथम युद्ध। कब की बात है? 1191 ईस्वी की। समझ में आ गया तराइन का प्रथम युद्ध? ठीक है, तो इसमें क्या हुई? पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? जीत हो गई, और जो मोहम्मद गोरी थे उनकी क्या होगी? हार होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं द्वितीय युद्ध की। यहां तक क्लियर हो गया? द्वितीय युद्ध से पहले एक बात जान लेते हैं। चलो कोई नहीं, पहले द्वितीय युद्ध देख लेते हैं। गजनी के शासक मोहम्मद गोरी, जिनका दूसरा नाम क्या था? शोएबुद्दीन गोरी, अजमेर। ठीक है, अजमेर के शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान।
जो द्वितीय युद्ध था तराइन का, उसमें क्या किया, जयचंद गढ़वाल, याद है, संयोगिता के पिता, जो कहां के शासक थे, कन्नौज के शासक, उसने उन्होंने किसकी मदद की, मोहम्मद गोरी की, ठीक है, द्वितीय युद्ध में। तो ये कौन सा है अपना, तराइन का द्वितीय युद्ध, कब की बात है, 1192 ईस्वी में, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने पहले युद्ध में देख लिया कि भाई ये ऐसे सही तरीके से युद्ध लड़ेंगे तो अपनी जीत होना मुश्किल है, तो इसने क्या किया, इसने चाल चली, इसने अपने, ये पहले कहां पर है, पहले आया लाहौर में, ठीक है, गजनी से कहां है, लाहौर में, लाहौर से इसने अपना एक बंदा भेजा जिसका नाम क्या है, कीवाम उल मुल्क, कीवाम उल मुल्क, एक बंदा भेजा किसके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास, कि अपन क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, संधि वार्ता के लिए, संधि वार्ता के लिए पृथ्वीराज चौहान के पास क्या भेजा, एक बंदा भेजा जिसका नाम क्या है, कुवान उल मुल्क, ठीक है। किसने भेजा, मोहम्मद गोरी ने, कहां से, लाहौर से। इसने बोला कि चलो भाई जो तराइन है, तराइन में आ जाओ और अपन क्या संधि वार्ता कर लेते। तो पृथ्वीराज चौहान भी अपनी छोटी सी टुकड़ी को लेके वार्ता करने के लिए चले गए। तो अपनी पूरी सेना नहीं लेके गए थे, इनके एक भी सेनापति इनके साथ नहीं था, ये अपनी एक टुकड़ी लेके और कहाँ पहुंच गए, तराइन के जो मैदान था वहां पर पहुंच गए। अब इसने क्या किया, जो सुबह सुबह की बात है, यानी कि जल्दी मॉर्निंग, सुबह जल्दी, इसने क्या किया, इस पे आक्रमण कर दिया, किस पे, पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों पे। अब सुबह सुबह आक्रमण करते हैं तो सभी गहरी नींद में होते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सारे सैनिक मारे गए और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, हार गए, ठीक है, सारे सैनिक मारे गए, पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, हार हो गए। और जीत किसकी हुई, मोहम्मद गोरी की, किससे, अपनी चालाकी से, ठीक है। मोहम्मद गोरी कहाँ गया, लाहौर, लाहौर से इसने एक बंदा भेजा, क्या नाम था, कीवान उल मुल्क, कहाँ भेजा, पृथ्वीराज चौहान के पास, किस लिए, संधि वार्ता के लिए, संधि वार्ता के लिए भेजा कि भाई तराइन के मैदान में आ जाओ, वहां पर संधि वार्ता करते हैं, अपन समझौता करते हैं, युद्ध ना करके हम क्या करेंगे, समझौता करेंगे। तो इसके बाद में क्या हुआ कि ये कहां पर गए, तराइन के मैदान पे, यहाँ से मोहम्मद गोरी गया और यहाँ से कौन है, पृथ्वीराज चौहान। तो सुबह जल्दी इसने क्या किया, जब सैनिक गहरी नींद में होता है उस समय क्या किया, इसने सैनिकों पर आक्रमण कर दिया, पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, हार, और मोहम्मद गोरी की क्या हुई, जीत। यहाँ तक समझ में आ गया द्वितीय युद्ध कैसे मोहम्मद गोरी ने जीता और कैसे पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, ठीक है। इसमें एक बंदा इंपोर्टेंट है, क्या, कीवान उल मुल्क, इसका नाम ध्यान में रखना। संधि वार्ता के लिए किसको भेजा, कीवान उल मुल्क को। कौन सा युद्ध है, तराइन का सेकंड युद्ध, कब लड़ा गया, 1192 ईस्वी में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया यहां तक, आगे बात करते हैं। ग्यारह सौ बानवे ईस्वी में 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी युद्ध लड़ने आ रहा था पृथ्वीराज चौहान से, तराइन का सेकंड युद्ध, तब क्या इनके साथ एक संजरी फारस के अंदर है, फारस ईरान को बोला जाता है, मुख्यतः कौन सा भाग है, ईरान का भाग फारस बोला जाता था पहले, बाकी का इराक का क्षेत्र भी आता है, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का क्षेत्र भी आता है, पर मेनली जो क्षेत्र आता है वो ईरान का क्षेत्र फारस बोला जाता है। तो फारस में कौन सी जगह थी, संजरी जगह, वहां से एक सूफी संप्रदाय का व्यक्ति आया, ठीक है, या कादरी जो भी है वो आए, क्या नाम था उनका, क्या नाम था उनका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या नाम था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। याद है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर के अंदर, राजस्थान के अजमेर के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सूफी संप्रदाय की स्थापना की, पहली बार भारत में, पहली बार सूफी संप्रदाय की स्थापना किसने की, मोहम्मद चिश्ती ने, किसने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है। तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ
संजरी जो कहां पर था, फारस में। संजरी से ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ संजरी से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या भारत में सर्वप्रथम सूफी संप्रदाय की स्थापना, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, सूफी संप्रदाय की स्थापना। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है, अजमेर के अंदर। यहां तक समझ में आया। आगे बात करते हैं इनके जो मृत्यु के संबंध में जो भी सिद्धांत है, किसने क्या क्या बोला है वो देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई ने क्या कहा, इनकी जो मृत्यु थी, देहांत था, वो कहां पे हो, गजनी में। और गजनी में क्या बनी हुई है, छतरी। जो पृथ्वीराज चौहान की छतरियां हैं वो कहां पर बनी हुई है, गजनी में, यानी अफगानिस्तान में। आपको एक किस्सा याद होगा पृथ्वीराज चौहान और जो चंद्रवरदाई का था। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर गजनी ले गया था, तो उस समय एक किस्सा था कि जो पृथ्वीराज चौहान है इनको अंधा कर दिया जाता है, तो चंद्रवरदाई इनके साथ था। तो इसने बोला था मोहम्मद गौरी को कि जो पृथ्वीराज चौहान है इनके पास एक कला है कि ये आंख बंद करके, यानी कि जब तो इनकी आंखें फोड़ दी थी, तो इसके बाद में यानी बिना देखे ये क्या है कि सही निशाने पे तीर चला सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने सोचा चलो भाई देखते हैं कार्यक्रम जो भी है। तो इन्होंने तीर दे दिया, बाण दे दी, यानी कि जो तीर बाण आती है वो दे दी। इसके बाद में बोला कि भैया निशाने पे लगा। जब चंद्रवरदाई ने एक श्लोक बोला था या एक कविता बोली थी, क्या बोला था, 4 बाज 24 अंगुल, क्या 4 बाज 24 गज, 8 अंगुल प्रदान, ताव पर बैठो सुल्तान, मत चुके रे चौहान। तो इसमें क्या किया, जो पृथ्वीराज चौहान था अंदाजा लगाया कि ये कितनी ऊंचाई पर कितनी दूरी पर बैठा है, तो उस हिसाब से इसने क्या चलाया, तीर चलाई। और उससे क्या हो गया, उससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। किससे, तीर लगने से। तो चंद्रवरदाई ने क्या किया, अपनी कटार निकाली, जो अपनी तलवार थी वो निकाली, पहले तो पृथ्वीराज चौहान के पेट में, फिर अपने पेट में डालकर दोनों क्या हो गए, वहीं पे मर गए। तो इसकी छतरी कहां बनी हुई है, गजनी के अंदर। ठीक है, अगला जो सिद्धांत है वो किसका है, मीन हाजू सिराज का। किसका है, मीन हाजू सिराज का। इसने क्या बोला, इसने बोला पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहां पर हुई, सिरसा में। इसने क्या थ्योरी दी, इसने थ्योरी दी कि जब युद्ध हो रहा था तराइन का, तब पृथ्वीराज चौहान घायल हो गया। घायल होने के बाद वो भागने लगा तो मोहम्मद गौरी ने उसका पीछा किया। पीछा कहां तक किया, सिरसा तक। सिरसा में जाकर पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और सिरसा में क्या कर दी, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कर दी। इसके बाद में बात करते हैं अधिकतर जो इतिहासकार, अधिकतर इतिहासकार है वो क्या मानते हैं, अधिकतर इतिहासकार मानते हैं इनकी मृत्यु कहां पर हुई है, अजमेर में। कि भाई पृथ्वीराज चौहान को फ्री कर दिया और ये अजमेर में घुट घुट के मरने लगा। इसके जो अंतिम सांस है वो कहां पर निकले, अजमेर के अंदर। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान स्मारक, पृथ्वीराज चौहान स्मारक वो कहां बना हुआ है, वो बना है तारागढ़। तारागढ़ कौन सा, अजमेर, जिसकी स्थापना किसने की थी,
अजय राज ने। निर्माण किसने कराया? अजय राज ने। अजमेर की स्थापना अजय राज ने। राजधानी अजय राज ने। ठीक है, जिसको उपनाम क्या क्या है? गढ़ बीटली, राजस्थान का हृदय, ठीक है, राजस्थान का जिब्राल्टर इत्यादि उसके उपनाम है। तो इसके जो मृत्यु के जो सिद्धांत दिए गए हैं वो कौन कौन से? चंद्रप्रताप के अनुसार गजनी में हुई थी, और गजनी में क्या बनी हुई है? पृथ्वीराज चौहान की छत्रियां बनी हुई है। इसके बाद मिनहाजुल सिराज की बात करें तो इसने क्या बोला? सिरसा में हुई थी। जो अधिकतर इतिहासकार है वो क्या बोलते हैं? इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई? अजमेर के अंदर हुई। जो पृथ्वीराज चौहान था इसकी स्मारक कहाँ हुई है? तारागढ़। अब सरकार ने क्या किया कि 11 दिसंबर 2000 ईस्वी को 3 रुपए की डाक टिकट चला दी। ग्यारह दिसंबर 2000 ईस्वी को 3 रुपए की डाक टिकट चलाई। किसके नाम पर? पृथ्वीराज चौहान के नाम पर। किसके नाम पर? पृथ्वीराज चौहान के नाम पर। ठीक है, ये हो गई मृत्यु के रूप में जो सिद्धांत दिए होते हैं, मृत्यु किस कारण से हुई वो सिद्धांत। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे हमारा एक टॉपिक बच गया, यहां तक हो गया। जो अजमेर के चौहान है उनकी जानकारी हमारे 3 शिलालेख से मिलती है। सबसे पहले बिजौलिया शिलालेख, जहां से पूरी वंशावली और वासुदेव चौहान की जानकारी मिलती है। इसके बाद में जो अभिलेख अपना कौन सा है? हर्ष अभिलेख, जो कहां पर है? सीकर में। ठीक है, तीसरा अभिलेख था शिवालिक अभिलेख। शिवालिक अभिलेख किसका था? विग्रहराज चतुर्थ का, जिससे विग्रहराज चतुर्थ की जानकारी मिलती थी। तो शिवालिक और हर्ष अभिलेख कितने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने अपना बिजौलिया शिलालेख है। तो बिजौलिया शिलालेख के बारे में देख लेते हैं। बिजौलिया अभिलेख या शिलालेख, सबसे पहले ये है कहां पर? ये है बिजौलिया। कहां पर है? बिजौलिया। बिजौलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कहां से मिला ये? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर में कहां से मिला? तो उसकी दीवारों पर। किसकी दीवारों पर? पार्श्वनाथ जैन मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण था। कहां से? बिजौलिया अभिलेख कहां मिला है? बिजौलिया में। बिजौलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कहां से मिला? पार्श्वनाथ जैन मंदिर की दीवारों पर। आगे बात करें तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं गुणभद्र। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है कायस्त्र केशव। कायस्त्र केशव। ठीक है, रचयिता मतलब किसी कागज में लिख के दिया होगा इन्होंने कि भाई ये लिखना है किसकी दीवारों पर? पार्श्वनाथ जैन के मंदिर की दीवारों पर। और इसमें जो एक्चुअल में लिखा किसने दीवारों पर? वो लिखता कायस्त्र केशव ने। अब लिखवाया किसने? पैसे उसे किसने दिए या लिखने के लिए बोला किसने? तो वो देख लेते हैं। वो बोला था श्रावक लोलाक। श्रावक लोलाक ने भाई पैसे वैसे दिए और बोले कि भाई ये इस पे लिखना है, एक शिलालेख लिखना है। वो डिसाइड किया गुणभद्र ने, भाई क्या क्या इसमें लाइनें लिखनी है। और जो लिखने का कार्य था वो उसने किसने किया? कायस्त्र केशव ने। तो श्रावक लोलाक ने क्या किया? श्रावक लोलाक ने 5 फरवरी 1170 ईस्वी को कौन से मंदिर? पार्श्वनाथ जैन मंदिर की स्मृति, यानी मंदिर की स्मृति, मंदिर की स्मृति के रूप में यह शिलालेख लिखवाया।
ये देखो इसमें सन भी आ गई, कौन सी 5/1170 ईस्वी। ठीक है, समझ में आया? किसने लिखा है? श्रावक लोलाक ने। रचयिता कौन है? गुणभद्र। किसने लिखा? कैस्त्र केशव ने। आगे बात करते हैं इसमें है क्या। इसमें 93 पद्य है। बचपन में पढ़ा होगा हिंदी में गद्य पद्य। पद्य कौन से होते हैं? जो कविता के रूप में होते हैं। जो गद्य कौन से होते हैं? जो पैसेज के रूप में रहते हैं, उसे गद्य बोलते हैं। और पद्य जो कविता के रूप में रहते हैं। तो इसमें क्या है? 93 पद्य है। आगे बात करें तो कौन सी भाषा में है, तो इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। इसमें जो बिजोली है उसका नाम क्या है? उत्माद्री। क्या नाम है? शिलालेख में बिजोलिया को क्या बोला गया? उत्माद्री। ठीक है, बिजोलिया क्या बोला गया? उत्माद्री। यहां तक हो गया। बिजोलिया अभिलेख कहां पर है? बिजोलिया में। बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कहा है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर की दीवार पर। इसके रचयिता कौन है? गुणभद्र। लेखक कौन है? कैस्त्र केशव। इसके बाद में बात करें तो श्रावक लोलाक ने 5/1170 ईस्वी को मंदिर, कौन से मंदिर? पार्श्वनाथ जैन मंदिर की स्मृति में, स्मृति के रूप में, स्मृति में यह शिलालेख लिखा है। इसकी बात करें तो इसमें क्या है? 93 पद्य है। भाषा कौन सी है शिलालेख की? संस्कृत। इसमें बिजोलिया को क्या लिखा गया? उत्माद्री। क्या लिखा गया? उत्माद्री। यहां तक हो गया। आगे बात करते हैं। हो गया? हो गया? ये तो आगे बात करते हैं और क्या है इसमें। इसमें चौहान वंश की वंशावली है। चौहान वंश की वंशावली, यानी किस वंश में ये पैदा हुआ। इसके बाद वासुदेव ने क्या? सांबर चौहान या अजमेर के चौहान की स्थापना कब की? 551 ईस्वी में। यह भी कहां पे लिखा हुआ है? बिजोलिया शिलालेख में। इसके बाद में बात करें तो सांबर झील का निर्माण किसने किया था? वासुदेव ने। यह भी कहां लिखा हुआ है? इसी में। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो इसमें दिल्ली को जो नाम दिया गया है वो क्या है? दिल्ली को किस नाम से दर्शाया गया है? वो दर्शाया गया दिल्ली का, दिल्ली का। भीनमार को श्रीमार, भीनमार को श्रीमार। इसके बाद बात करें तो नाडोल को, नाडोल को किस नाम से प्रदर्शित किया गया है? नड्डल से। किससे? नड्डल से। यह था अपना बिजोलिया शिलालेख। यहाँ पर हमारे जो अजमेर के चौहान है वो होते खत्म। जो अगली वीडियो उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें हम देखेंगे रणथंभौर के चौहान, जिसकी स्थापना किसने की थी? जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। कौन से? गोविंदराज चौहान। उन्होंने क्या है? रणथंभौर चौहान की स्थापना की थी। कब? 1194 ईस्वी में। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।